मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। और आज का हमारा टॉपिक है SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो अभी शायद तुमने सुना होगा, पर तुमने इसको हमेशा अपनी लाइफ में तुमने इसको देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वॉल पे कोई भी एक घड़ी लगी हुई है, वो ऐसे मोशन रहती है और तुमको भी पता है वो मोशन कभी उसका बंद नहीं होता, वो हमेशा मूव करती रहती है। अगर मैं तुमको एक कोई घड़ी बताऊं जिसका कोई एक पेंडुलम लटका हुआ है, तो ये क्या करेगी? ये करेगी मोशन, इधर से उधर, ये इधर जाएगी फिर ये वापस इधर आएगी। और वैसे ही तुमने अपने बचपन में स्प्रिंग से भी खेला होगा या अभी भी खेलते होगे। जैसे एक स्प्रिंग होती है, अगर मान लो कि तुमने इसको थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट किया तो ये क्या होगी? ये ऐसे ऐसे पोजीशन बनाएगी और एक ऐसे ऐसे एक पोजीशन बनाएगी। तो ये जो होगा, ये हमारी स्प्रिंग जो होगी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगी। इन्हीं मोशन को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये किस एम्पलीट्यूड में ये मूव करती है, ये कौन सा एंगल बनाती है, इसके बीच का मतलब कैसी स्प्रिंग, कितना उसका फोर्स रहेगा, उसका फोर्स कांस्टेंट कितना रहेगा, कैसे वो डिफ्लेक्ट करेगी, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आईआईटी जेईई मेन का सिलेबस, जिससे तुम्हारा प्रॉब्लम्स आएंगे तो ये सारे कवर हम करने वाले हैं। और हमने इन सारे टॉपिक्स को ब्रेक किया हुआ है हमारे खुद के टॉपिक में बच्चों, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, मतलब कि उसकी इक्वेशन क्या रहती है, वो सब पढ़ने वाले हैं। टर्म्स क्या क्या रहते हैं इसके अंदर, जैसे वेलोसिटी रहती है, इसके अंदर एम्पलीट्यूड रहता है, एक्सीलरेशन क्या क्या रहती है, अगर कोई भी तुम्हारी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है तो ऑसिलेशन कैसे रहेगी स्प्रिंग की, ये हम सब पढ़ेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं कि सीरीज के अंदर जब स्प्रिंग रहेगी तो उसका फोर्स कांस्टेंट कैसे रहता है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा उसके अंदर, और पैरेलल के अंदर क्या केस भी हम पढ़ेंगे बच्चों। जैसे कि तुम ये देख सकते हो बच्चों कि ये हमारी एक क्या है, ये हमारी है बच्चों एक पेंडुलम वॉच, जिसके अंदर ये हमारा एक पेंडुलम हमारा इस पे एक लटक रहा है बच्चों। और इसका काम क्या होता है, तुमने कभी देखा होगा, मतलब अभी भी वॉल पे या तुम्हारे घर में भी होगा ऐसे। तो ये क्या करता है, ये जाता है इस तरफ और ये जाता है इस तरफ, और ये हमेशा ऐसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इसी को हम कहते हैं बच्चे, ये एक हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे SHM का। जैसे 12 बजती है तो घंटी बजती है, तो बच्चों ये मूव होने लग जाता है। तो ये तो हमेशा ही मूव होने लग जाता है, इसका कुछ उससे मतलब नहीं होता। पर इसका क्या ऑसिलेशन रहता है, इसका क्या टाइम पीरियड रहता है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में मूव किया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब कितनी होगी। मान लीजिए कि ये इधर मूव किया, अगर ये इधर आ गया बच्चों, अगर मैं इधर इसको बोलूँ तो इधर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इधर भी इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, फीलिंग्स पे जाना। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर 0 हो गई है, और तो ये कितना टाइम, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे इधर वेलोसिटी 0 है, इधर वेलोसिटी 0 है, फिर से ये वापस आएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। और जैसे ये ऊपर जाता रहेगा ड्यू टू द काइनेटिक, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी अगर इधर मैक्सिमम मान लें हम बच्चों, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना एक्चुअली में। जैसे कि हमारी एक स्प्रिंग मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग होती है, तो वो अगर किसी मास से अटैच्ड है, ये हमारी इसका मास तो होगा ही होगा, और जैसे ये जाएगी तो इसकी स्पीड जो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी की जो होगी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहेगी। पर आज हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ने वाले, आज हम बस पढ़ने वाले हैं इसका कि ये कैसे, इसका एम्पलीट्यूड होता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी एक्सेलरेशन क्या रहती है, ये सब हम इसका पढ़ने वाले पढ़ेंगे। और देखेंगे कि इसका जो हमारा होता है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये सब तुमने देखा ही होगा अपने बचपन में, या तुम अभी भी किसी भी अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम किसी भी एक वॉच शॉप के अंदर जाके तुम इसे देख सकते हो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम पहले अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उसे कहते हैं कि वो जब स्विंग करे बैक एंड फोर्थ, मतलब जैसे कि ये इधर है, अगर मैं इसको एक वो मान लूं कि जैसे हमारा पेंडुलम के केस में क्या हो रहा था,
ये इसके कंपैरिजन में ये बैक जा रहा था, फिर फोर्थ जा रहा था, मतलब ये इधर भी जा रहा है फिर इधर भी जा रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया बच्चों, तो ये इधर भी सेम जा रहा है। इसे हम कहते हैं SHM, पुल्ड बाय अ फोर्स दैट ग्रो विद हाउ फार इट मूव्स। मतलब मान लीजिए कि ऐसे एक पेंडुलम था, हमने इसको रोक दिया तो ये रुक जाएगा। अगर वॉच कभी हो तो तुम एक बार ये ट्राई करना कि अगर कोई पेंडुलम वॉच है, अगर तुमने इसको रोक दिया तो ये रुक जाएगा, और जैसे ही तुम इसको खींच के तुम इधर लेके आ गए तो फिर से ये अपना जो होगा ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा बच्चों। ठीक है। और मान लीजिए और फोर्स हमारा जो रहता है स्प्रिंग के अंदर वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, अगर मैं इस वाले पेंडुलम को मैं इधर लेके चला जाऊं, जितना मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही तो हमारा वो होगा ना, कि उतना ही तो हमारा क्या रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको इतना ऊपर ले जाऊं तो क्या हो रहा है, ये हमारा एक्स, हम इसको बढ़ाई तो कर रहे हैं ना इसको, तो इसको बढ़ाने के लिए हमारा जो फोर्स होता है उसे, और ये हमारा हमेशा क्या रहता है, अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो ये क्या चाहेगा बच्चों, पहले तो ये इसको इस पॉइंट को अगर मैं तुम्हें एक अच्छे से डायग्राम से बताऊं तो मान लीजिए ये हमारा एक वॉच है, ये एक मैं पेंडुलम बना रहा हूं, वॉच नहीं बना रहा हूं अभी, अरे तो इसको मान लीजिए बच्चों कि ये हमारा एक पेंडुलम है। तो क्या हो रहा है, मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसको डिफ्लेक्ट करूं थोड़ा, कि भाई ये SHM में आ जाए तो मैं इसको डिफ्लेक्ट करूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम में पड़ा है, इक्विलिब्रियम में ही तो है ना ये। जैसे कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास रोड एक स्ट्रिंग है और तुमने उस पर कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया है और तुमने क्या किया, उसको वर्टिकली ऐसे कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो फिर से इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में लेके आया और हमने इस डायरेक्शन पे इसको छोड़ दिया, मतलब यहाँ से हमने इसको, सर वो तो बात आपकी ठीक है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इधर कुछ होगी तो ये वापस से अपने इक्विलिब्रियम पे जाएगा और वापस इधर भी आएगा, पर ये धीरे धीरे जो होता है रियल लाइफ में वो कम हो जाता है। वो बच्चों इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हमारा एयर ड्रैग भी काम होता है और कुछ स्ट्रिंग के अंदर कुछ रहता है, आइडियल नहीं रहता है, तो उससे भी हमारा फर्क पड़ता है। कुछ एरिया मतलब जो होता है हमारा सरफेस एरिया उसका कुछ बड़ा होता है, तो ये मतलब हमारा जो एयर ड्रैग होता है वो लगता रहता है, तो उसके कारण हमारा जो होता है ये कम वेलोसिटी करते करते हमारी हो जाती है 0। पर आइडियल केस में अगर हम आइडियल मान ले हर चीज़ों को, तो ये हमारा ऑक्सीलेट मूव करेगा, या SHM मूव इसको हम कह सकते हैं। और ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा डिपेंड कर रहा है कि तुम ये वाली लेंथ कितनी ले रहे हो। इसको ज़्यादा अगर तुम बढ़ा दोगे तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो -kx का मतलब यही हुआ कि ये क्या चाहता है, हमने इसको मूव किया और ये चाहता है अपने इक्विलिब्रियम पे आने के चक्कर में, ये चाहता है कि मैं अपने इक्विलिब्रियम में क्यों छोड़ूं, कि वो अपने इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है बच्चों माइनस, और k होता है हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट, x हो जाएगा बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर इक्वेशन आए बच्चों, अगर हमें फोर्स की इक्वेशन ऐसे दी जाए कि एक SHM हमको गिवन हो और हमको बोले कि अगर -kx है हमारा फोर्स तो ही हमारा जो होगा SHM पॉसिबल होगा, और किसी केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए फोर्स हमारा ऐसे हो जाए कि -kx की पावर समथिंग समथिंग जैसे 3 मान लो या 4 मान लो या 5 मान लो, तो हमारा SHM इस केस में क्या होगा, नहीं परफॉर्म करेगा। हमारा जो परफॉर्म करेगा वो बस -kx के फॉर्म में ही रहेगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको याद रखना है कि जो हमारा रहता है ये -kx की जो प्रोपोर्शनल होता है, ये तब भी SHM परफॉर्म करेगा, ओनली वन केस, और कोई केस नहीं होगा बच्चों, कि अगर k x² है, x³ है, x½ है, x√ है, x³ है, तो हमारा SHM परफॉर्म नहीं करेगा बच्चों। तो ये याद रखना। और अगर इधर प्लस भी होगा तो भी, अगर मान लीजिए इधर प्लस होगा तो क्या होगा बच्चों, वो फोर्स तो इसको और उधर लेके चला जाएगा, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, इसको इक्विलिब्रियम आने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, माइनस लगाना पड़ता है इसके अंदर। आई होप तुम्हें से समझ में आया होगा। ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पूरे SHM के अंदर ये ही है एक मेन चीज हमें जो ध्यान में रखनी है बच्चों। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं कि मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी एसएचएम की। वो होती है बच्चों हमारी डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई। अब तुम सोचोगे कि बच्चों ये इक्वेशन कैसे आई। ये इक्वेशन कैसे आई, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स हमने क्या लिखा था, माइनस की एक्स लिखा था बच्चों। और इसको मैं क्या इक्वेट कर सकता हूँ, एम में कर सकता हूँ इक्वेट, हाँ कर सकते हैं। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी बाय डी टी लिख सकता हूँ। और इसी डीवी बाय डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो रहा है, हमारा जो ये ओमेगा आया है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से ये हो जाएगी हमारी के अपॉन में अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी हमारी के अंडर रूट एम बच्चों। क्योंकि देखो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो ये दोनों इक्वेशन, ये हमने ये y में लिखा हुआ है पर हम इसको x में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगी फाइनल इक्वेशन, माइनस के एक्स। ये तो बच्चों तुमको पता है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी लिख सकते हैं, वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ए का मतलब है हमारा एक्सीलरेशन, वी का मतलब है हमारा वेलोसिटी, और ए हम क्या कहते हैं, ए को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों हम इसको लिखा है इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको लिखा है। तो माइनस की एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, जिसके अंदर हमारा ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चों। अगर हम इन दोनों इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा हमारा आ जाएगा अंडर रूट के बाय एम। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ही अगर तुम्हें एंगुलर सिस्टम के लिए चाहिए तो वो हमारा थीटा, इसमें हम रिप्लेस कर देंगे बस वाई के चक्कर में, क्योंकि हमको क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट किसमें चेंज हो जाता है, एंगुलर के अंदर, वो चेंज हो जाता है सीधा थीटा के अंदर। क्योंकि अगर हमारा जो है पेंडुलम जो है हमारा एसएचएम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सर्कल में हो रहा है, तो उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा होता है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ हम टर्म्स देख लेते हैं बच्चों कि इसके अंदर कुछ जो होती है हमारी मेन टर्म, वो क्या क्या होती है। मेन टर्म हमारी होती है, पहली वो होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि उसने कितना मूव किया है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी शोन एज y = a sin ओमेगा t - phi। कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना बच्चों, वो हम इससे डिनोट करते हैं। मैं इसको इधर भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें ये याद रहे बच्चों। ये याद हमेशा होनी चाहिए कि f a sin ओमेगा t जो होता है हमारा -phi, अगर मैं लिख दूं, ये वाली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तुमको याद होनी चाहिए ही चाहिए। और तुमको क्या याद होना चाहिए कि जो हमारा फोर्स होता है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। ये ही बस एसएचएम के एक, इसी के अंदर हमारा जो होता है आधा एसएचएम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। क्यों कंप्लीट हो जाता है, क्यों हमको फोर्स पता लग गया कि माइनस के एक्स है, y हमको गिवन है, और y अगर हमको गिवन है मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम निकाल सकते हैं। और हाँ, इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम क्या निकाल सकते हैं, हम रेट ऑफ चेंज, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करूं, मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या निकल जाएगा बच्चों हमारा, वो निकल जाएगा हमारा वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर जो आएगा हमारे वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी, a cos ओमेगा t -phi इंटू ओमेगा कुछ आएगी बच्चों, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये तो हमारा ओमेगा टी के फॉर्म में है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन भी आ जाएगा बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वाला जो दो चीजें हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसएचएम के अंदर याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद होना ही चाहिए। और अगर तुम्हें साइन का ग्राफ पता होगा बच्चों, तो साइन का ग्राफ हम कैसे लिखते हैं, इसी तरह से हम लिखते हैं। तो साइन ओमेगा t -phi को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और एक सर्कल इसको पूरा करने के लिए अगर मैं इसको मान लूं ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, देखिए इतना 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 ये हाफ हो गया बच्चों, इतना इसने हाफ टाइम पीरियड में कभी कवर किया, इसलिए हमने क्या लिखा इधर t/2 हमने इधर
लिख दिया है। और पूरा इसको कंप्लीट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को उसी पोजीशन पे आने के लिए पूरा उसको हम कहते हैं कि एक टाइम पीरियड उसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमने ये देखा कि a sin ओमेगा t माइनस फाइव जो होती है हमारी इक्वेशन होती है। और क्या क्या होती है हम ये पढ़ते हैं कि a जो होता है हमारा, a होता है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब कैसे बच्चों, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारा ये पेंडुलम है, ये मूव किया इधर आके, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी को तुमने दे दी v, अगर तुम्हारी वेलोसिटी इसने दे दी और ये यहाँ पे जाके 0 हो गई, v 0 हो गया, तो ये एम्पलीट्यूड, ये जो होता है ना बच्चों, ये वाला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, कि ये कितना यहाँ से यहाँ तक मूव किया। तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो एक बात तुम मुझे बता सकते हो क्या, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये इस डायरेक्शन में, जैसे एक बार अगर मैं तुमसे पूछूं, बच्चों थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करना कि अगर मैं तुमसे पूछूं ये हमारा एक पेंडुलम है, ये हमारा एक पेंडुलम है और मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को इस डायरेक्शन में दे दी वेलोसिटी v दे दी हमने, और मान लीजिए कि ये इधर आकर रुक गया, इधर क्या है बच्चों, इधर है वेलोसिटी 0, ये इधर आके रुक गया। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, यहाँ पे 0 है क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और ये चाहेगा कि अपने इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। और अभी ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करेगा, ये अभी ये स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड जो कि बढ़ेगी, यहाँ तक आते आते बच्चों, यहाँ तक आते आते यहाँ पर ये जैसे ही आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी काफी ज्यादा। क्यों, क्योंकि सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ तक हो गई, एकदम चली गई काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ये क्या करेगा, वापस से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर इसको हम आइडियल माने तो इन दोनों की जो हाइट होगी ना बच्चों, वो हो जाएगी सेम। ये तो है हमारा कंसेप्चुअल चीज है बच्चों, ये थोड़ा इमेजिन करने का सोचना कि जैसे ही हमने इस पेंडुलम को इस डायरेक्शन में कुछ हाइट से अबव कुछ, अगर मैं इसको हाइट मान लूं, इस डायरेक्शन को इसको हमने लिखा हुआ है, ये जो हमारी हाइट है यहाँ से ऊपर लेके जाके, और हमने इसको कर दिया, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली बात है जाएगा। तो एक बात बता सकते हो मुझे बच्चों कि जैसे ही तुमने, अगर मैं इसको वन पोजीशन मानूं तो ये वापस से अपनी इसी पोजीशन पे आने के लिए कि इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहे, क्या तुम मुझे बता सकते हो, अगर मैं मान लूं कि ये जो टाइम है हमारा इधर तक पहुंचने के लिए हमारा t लग रहा है, तो सेम अगर ये टाइम ले रहा है 1 से लेके, अगर मैं इसको बोल दूं ये है हमारी सेकंड पोजीशन, और 1 से लेके जाने के लिए, 1 पोजीशन से 2 पोजीशन जाने के लिए इसको लग रहा है टाइम t, तो तुम क्या बता सकते हो कि v1 अगर मैं बोलूं अगर टाइम 1 को मैं बोलूं कि t12 जो है हमारा ले रहा है टाइम t, तो क्या तुम मुझे इतना बता सकते हो कि इस टाइम के बाद ये वापस से अपना कि इसी पोजीशन पे, इसी सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से कब आ जाएगा इसी पॉइंट पर। वो कैसे होगा बच्चों, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, मतलब कि जो हमारा जो मूव होना चाहिए ना, इसी डायरेक्शन में ये मूव होना चाहिए। मतलब अगर जैसे कि अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और ये है हमारा, और ये मूव करेगा इधर v वेलोसिटी से, तो क्या होगा बच्चों, कैसे कैलकुलेट करेंगे, t टाइम अगर इसको लग रहा है इधर t, वापस से जाएगा ये t प्लस t हो जाएगा बच्चों हमारा 2t, मतलब ये 2t टाइम के बाद हमारा जो होगा इसी पोजीशन पे आ जाएगा, इसी पोजीशन पे तो ये आ जाएगा बच्चों, पर जो इसकी वेलोसिटी जो होगी ना, ये इस डायरेक्शन में नहीं होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसको यहाँ पर भी तो जाना है ना, और इधर से इधर जाने के लिए इसको लगेगा टाइम t, क्योंकि ये सेम ही रहेगा, ये सेम जो मोशन किया है इसने वैसे ये मोशन सेम करेगा इस डायरेक्शन में, और वापस से जाएगा ये इधर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये
फर्स्ट केस में, फर्स्ट हाफ में ये होगा हमारा t/t+2t, और सेकेंड हाफ में बच्चों ये हम सेम हमारा रहेगा t+t, ये हो जाएगा हमारा 2t। तो इसी पोजीशन के आने के लिए, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा बच्चों, वो लग जाएगा हमारा 4t। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो जैसे ही हमने देखा कि ये कि इसने क्या किया है, इसने किया है हाफ, इसने जो किया है ना, इसने 2 एम्पलीट्यूड इसने कवर किए बच्चों। ये एम्पलीट्यूड हो गया हमारा एक, और एक हो गया बच्चों ये वाला। तो इसलिए हमारा जो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है वो पूरा टाइम t पीरियड में इसको कवर कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने समझाया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। जैसे कि अगर हमारा पेंडुलम है, इसको तुमने इधर लेके आए और इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, ये वाला जो होगा हमारा एम्पलीट्यूड। और टोटल एम्पलीट्यूड बच्चों अगर ये कितना कवर करेगा, ये करेगा, अगर तुम सर्कल ही मान लो ना बच्चों इसको, अगर तुम इस सर्कल में, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर आ जाएगा, तो ये जो होगा ना हमारा, तुम इसको ऐसे मानो, जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक तुम स्ट्रिंग ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा। अगर तुम इसको एक परफेक्ट सर्कल ही मान लो तो बच्चों a/4 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 सॉरी ये a हमारी है और ये a है हमारा, एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होता है यहाँ तक। तुम मान सकते हो इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, तो हमारा टोटल हो जाएगा 4a एम्पलीट्यूड। ये कवर करता है एक टाइम पीरियड के अंदर बच्चों। और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जितना हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन से, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। चलिए अब वेलोसिटी के बारे में जानते हैं कि केस, जैसे कि हमको पता है वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी कैसे चेंज होती रहेगी, क्योंकि यार वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, क्योंकि वो अभी जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में भी जा रही है, और इसलिए वेलोसिटी जो होगी हमारी चेंज होती जाएगी। और वेलोसिटी चेंज होने की फॉर्मूला हम कहते हैं v = ω(a²-v²) हम इसे कहते हैं। इसे अगर तुम x के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो बच्चों। तो इसका डेरिवेशन कैसे करना है ये मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं कि हमको पता है हमने क्या देखा था बच्चों। इसका डेरिवेशन मैं तुमको बताता हूं कि हमारा जो वेलोसिटी है, ये अगर तुमसे कोई पूछे कि बच्चों मेरे को बताओ कि जब इसका एम्पलीट्यूड ये हाफ आया तो इसकी वेलोसिटी कैसे आई, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे किधर है। अगर ये एम्पलीट्यूड है हमारा टोटल, मान लीजिए ये हमारा एम्पलीट्यूड इसने कवर किया है ए, और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मतलब इसने जब हाफ एम्पलीट्यूड कवर किया तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये कहाँ से आया ये भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों। हमको पता है कि हम अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं ऐसे x, वो हम क्या लिखते थे बच्चों, वो हम लिखते थे a sin ωt प्लस या -φ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों फाई से, क्योंकि ये तो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। और उसी तरह से बच्चों अगर फिर उसी तरह से हम क्या लिखते थे, वेलोसिटी हम कैसे लिखते थे, वेलोसिटी हम लिखते थे इसका डिफरेंशिएट करके वो हो जाएगा हमारा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा कोस आ जाएगा ωt -φ। और फिर इसका हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ωt क्या, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये हो जाएगा 0, ωt क्या बाहर आ जाएगा हमारा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। और अगर मैं इक्विलिब्रियम में देखूं कि हमारा जो फेस है ना बच्चों, उसको मैं 0 कर दूं तो क्या हम मैं लिख सकता हूं, ये t है बच्चों, प्लस नहीं है ये। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हमारा इक्विलिब्रियम पे है, फेस हमारा 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों ये ओमेगा को मैं अगर साथ में लिख दूं इसके a ओमेगा कोस ओमेगा t, ऐसे मैं लिख सकता हूं बच्चों। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, a ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये मैं लिख सकता हूं बच्चों इसको। और अगर हमारा इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब हमारा जो फेस है हमारा 0 है, तो इधर भी हम इसको पुट कर देंगे 0।
और 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t आ जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास जो ये sin स्क्वायर ओमेगा t है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे x बाय a के टर्म में sin ओमेगा t। तो v हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपन में a स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ से, a स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, हाँ तो a ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा और ये स्क्वायर इधर जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और a को मैं बाहर ले लूंगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका a स्क्वायर का, तो a आ जाएगा बाहर, a से कट जाएगा बच्चों हमारा। फिर हमारी v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टोटल v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी v की वैल्यू आ गई बच्चों। तो मतलब अगर तुमसे कोई भी बच्चा पूछे, कोई भी तुमको अगर यह सिस्टम की इक्वेशन दी हो तो तुम सीधा उसको डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू पुट करके तुम v की वेलोसिटी तुम बता सकते हो कि एट अ टाइम मतलब एट अ पीरियड ऑफ एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर तुमसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि इस एम्पलीट्यूड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर आप भी देखिए बच्चों इसके अंदर क्या हम नोट ऑब्जर्व करने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं ये हम देखते हैं। इसके अंदर ऑब्जर्व हम करने वाले हैं कि वेलोसिटी जो है हमारी वो है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और y हमारा रहा डिस्प्लेसमेंट, y हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी जो वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो मैक्सिमम कब होगी, वो मैक्सिमम हमारी तब होगी जब y की वैल्यू हो जाएगी 0, और y की वैल्यू का 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों की y की वैल्यू का 0 का मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेलोसिटी होगी अगर a स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 0 अगर एट y इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 0 मतलब जब हमारा इधर ही ये हमारा पेंडुलम है, हमने इसको ऐसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया और फिर ये वापस जाएगा, तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगी मैक्सिमम, एट मीन पोजीशन पे हो जाएगी हमारी मैक्सिमम। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ओमेगा a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v max इज इक्वल्स टू a ओमेगा। उसी तरह से तुमसे पूछा जाए कि a/2 पे क्या होगी या एट मतलब इसके इधर इस पॉइंट पे कितनी होगी उसको भी हम निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे क्या होगी 0 होगी, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर y है सेम है a की बराबर ही है, ये हमको पता है कि ये होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और v मिनिमम होगी हमारी v एट इस दिस पॉइंट जब हमारा कंप्लीट हो रहा है SHM तो हो जाएगी हमारी वेलोसिटी 0 बच्चों। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा वेलोसिटी का फंडा। और हमारा जो फोर्स रहता है और क्या रहता है, हमने क्या किया था, हमने कुछ भी नहीं किया, हमको 2 चीज पता है, एक F इक्वल्स टू माइनस kx, इसको हमको याद रखना है मरते दम तक, और हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि उसकी जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस फाई, ये हमको याद रखनी है और हमारा SHM इसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन भी क्या ही होती है बच्चों, वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अभी क्या होता है इसके अंदर SHM के अंदर, तुमने बहुत बार तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर बहुत बार तुमने पढ़ा होगा, ये एक्सीलरेशन जो होती है हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। हमको पता है बच्चों कि x होता है हमारा x, मैं मान लूं अगर a sin ओमेगा t माइनस फाई, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी आएगी, फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, फिर से क्या आएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगी। फिर क्या होगा, पर ये वाली टर्म तो रहेगी। अभी क्या होगा, इसके अंदर से एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस आ जाएगा और हमारा ओमेगा बाहर आ जाएगा। एक्सीलरेशन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स, और फिर एक और ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा, और एक और ओमेगा जो बाहर आ जाएगा हमारा, तो क्या होगा हमारा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, हम इसको ए को हम लिख सकते हैं बच्चों। ऑब्वियसली बात है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, एक्स को डिफरेंशिएट किया v में, v से गया ये a में, तो a
और x के अंदर डिफरेंस जो हमारा आ गया वो रिलेशन आ गया, क्योंकि जो a आ रहा है हमारा वो साइन ओमेगा t माइनस फाइव के टर्म में ही आ रहा है, टर्म में आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर y। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सीलरेशन जो है वो चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसके अंदर चेंज होते जा रहा है, वैसे ही जैसे हमारा जो हो रहा था वेलोसिटी में चेंज हो रहा था, उसी तरह से मीन पोजीशन के अंदर y अगर हम 0 पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन एट y इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा एट मीन पोजीशन पे, जब हमारा पेंडुलम एकदम सीधा है। ठीक है बच्चों, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा हो जाएगा चेंज होगा एक्सीलरेशन, वो हो जाएगा हमारा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब जब हमारा y जो है प्लस एम्पलीट्यूड a पे है और नेगेटिव y उस पे है a पे है, तो हमारा a मैक्स भी हमारा इसमें वेरी करता रहेगा। तो वैसे ही जैसे हमने a साइन ओमेगा t का वो कर्व देखा था, वैसे ही एक्सीलरेशन भी हमारा वेरी करेगा साइन ओमेगा t के टर्म के अंदर। बच्चों आई होप तुमको समझ में आया होगा सारी चीजें। अभी पढ़ लेते हैं हम फेस के बारे में। तुमको क्या पता लगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता लगा, फिर dx बाई dt के बारे में पता लगा, अब फिर तुमको पता लगा टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारी वेलोसिटी, ये है हमारा एक्सीलरेशन। बच्चों अभी क्या हम फेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अभी फेस की डेफिनेशन देखते हैं। फेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल अबाउट द पोजीशन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी मोमेंट इट डिनोटेड बाय फाई। मतलब कि किस पोजीशन पर है उसका क्या फेस है, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। बस जैसे कि किसी ने कोई एंगल पहले ही दिया हुआ है, उसको किसी एंगल पे पहले से ही वो है, तो उसको हम कहते हैं फेस। बच्चों अभी फेस डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि अगर टू पार्टिकल तुमको दिए गए हैं जो एसएचएम परफॉर्म कर रही हैं, और उन दोनों की इक्वेशन तुमको क्या दी गई है बच्चों, ऐसे एसएचएम की इक्वेशन हमको पता है कि a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमको y1 की इक्वेशन जो दी है वो है a sin ओमेगा t प्लस 5/1, हमको एक इक्वेशन दी गई है, और एक दूसरी इक्वेशन दी गई है y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5/2। और तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों के फेस डिफरेंस क्या होगा, फेस डिफरेंस का मतलब होगा टोटल एंगल, इन दोनों का क्या होगा। ये हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों के एंगल को बस सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 5/1 माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, उससे क्या होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों कैंसिल। फिर क्या बचेगा हमारा 5/2 माइनस 5/1 जो बचेगा हमारा वो होगा हमारा फेस डिफरेंस। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन करने में, एक पूरा सिस्टम परफॉर्म करने के लिए, अपने मीन पोजीशन पे आने के लिए, और सेम वेलोसिटी होने के चक्कर, मतलब उसकी सेम वेलोसिटी भी है मीन पोजीशन पर भी है। अगर मान लीजिए अगर वो हमने मीन पोजीशन से हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये हमारी मीन पोजीशन है, तो ये घूम के आएगा इधर। वैसे ही जैसे हमने उस केस में देखा था कि हमारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, और जो हमारा पोजीशन होना चाहिए वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे मतलब ये नहीं है कि तुमको हमेशा मीन पोजीशन पे निकालना है बच्चों, तुम एक्सट्रीम पोजीशन पे भी निकाल सकते हो। एक्सट्रीम पोजीशन पे तुम कैसे निकालोगे कि अगर इससे ये ट्रेवल करके इधर आ रहा है तो बच्चों तब भी तो ये टाइम टी पूरा ले रहा है ना। अगर मैं मान लूं कि एक एम्पलीट्यूड कम करने के लिए इसको लग रहा है t/4, तो करिए इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा t/4 प्लस t/4 फिर t/4 फिर प्लस t/4। तो इस पॉइंट पे आने के लिए इसको इतना टाइम लगेगा बच्चों टोटल t। अगर हमने माना है एक एम्पलीट्यूड कवर करने के लिए उसको लगता है टाइम t/4, अगर उसका पूरा एम्पलीट्यूड है हमारा t। और ये वाला जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ट्री हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों का टाइम पीरियड होगा वो होगा सेम। और वैसे ही टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक पूरा कंप्लीट ऑक्सीलेशन वो खो जाए, उसका मतलब होता है हमारा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हम डिफाइन करते हैं 2π/ω। ये तो हमको पता है बच्चों। 2π/ω, ओमेगा को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सीलरेशन। ये बच्चों है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना बच्चों। अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सीलरेशन जो होता है हमारा, ये आता है टाइम पीरियड, हम इससे निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं।
चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं। मान लीजिए कि एक टाइम वो हमारा एसएचएम है या ऑसिलेट कर रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कर रहा है। फास्ट कौन करता है ऑसिलेट? फास्ट हमारा जैसे फैन करता है, कुछ बहुत स्पीड से चल रहा है वो, उसको हम कहते हैं कि कितने टाइम में वो कितना कवर कर रहा है, कि 1 सेकंड में वो कितना एक्सिक्यूट कर रहा है। तो उसको हम डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज बच्चों। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग पीरियोडिक इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी बाय फैक्टर 2π। मतलब हमारा इसके अंदर हमको पता है t इज इक्वल टू होता है 2π बाय ओमेगा, तो इसके अंदर हमारा n जो है वो हमने लिख दिया 1/t बच्चों। और इसको इक्वेट करोगे तो हमारा वही 2π बाय ओमेगा, हमने 1/t को इक्वेट किया है, हमने 1/t को इक्वेट किया है बच्चों n अगर तुम ठीक है बच्चों। तो ओमेगा को हमको पता है कि ओमेगा हमको लिखना होता है 2π बाय t जो 2π बाय ओमेगा होता है, और 1/t को हमने लिख दिया है n के टर्म में हमने लिख दिया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी देखते हैं ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होती है हमारी वो कैसे ऑसिलेट करती है, ये हम देखते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इफ द मास इज वंस पुल्ड सो एज टू स्ट्रेच द स्प्रिंग इज देन रिलीज, then a restoring force act on which is controllers try to restore its mean position। तो बच्चों क्या होता है, तुमने अपने मतलब कभी ना कभी तो स्प्रिंग से तुम्हारा पाला पड़ा ही होगा, नहीं पड़ा तो तुम अपने पेन की रिफिल खोल लो, जिसके अंदर वो अपने आप मतलब होता है ना वो क्लिप वाला पेन जो अपने आप बंद होता है, जिसमें आवाजें भी आती हैं, वो अगर तुम खोलोगे तो क्या होगा, अगर तुम उसको देखोगे तो क्या होगा, तुम उसको जैसे कंप्रेस भी करो या तुम उसको खींचो तो क्या होता है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। या तुम रबड़ को देख लो, जैसे कोई छल्ला होता है हमारे पास हम उसको खींचते हैं तो वो क्या चाहते हैं, खींचते हैं। या रबड़ को देखो, तुम्हारे पास जो इरेजर होती है, तुम उसको खींचोगे तब भी वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, कि तभी भी वो चाहता है कि मैं अपनी पोजीशन पे ही रहूंगा। वो क्या कहता है, हमारा जो इरेजर होती है, अगर मैं इसको स्प्रिंग मान लूँ, या स्प्रिंग भी तुमने देखी होगी, तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले तो मैं कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ, ये यहाँ पर था पहले, ये नेचुरल पोजीशन है, इसको मैंने x1 डिस्टेंस जो है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने खींचा तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा चाहेगा कि भाई वापस आ जा अपनी मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो पहले था, क्योंकि कोई नहीं चाहता इंसान कि उसके अंदर जो हो एनर्जी कुछ आए या कुछ वो इलोंगेट हो। वो चाहता है कि बस अपनी मीन पोजीशन पे रहे, अपनी इक्विलिब्रियम पे वो रहे। तो हमने इसको खींचा तो क्या चाहेगा, ये जाना चाहेगा वापस। अभी ये जाना चाहेगा वापस, या इसको तुम खींच सकते हो या तुम इसको कंप्रेस कर सकते हो। अगर तुम इसको कंप्रेस करोगे तो भी सेम ही जो होगा, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो एक्ट करेगा बच्चों। जैसे ये हमारा कंप्रेशन है, ये हमारा इलोंगेशन, और ये चाहता है क्या चाहता है, ये चाहता है कि कंप्रेशन करो या इलोंगेशन करो। पर हमारी स्प्रिंग क्या चाहती है, वो चाहती है कि मैं अपने नेचुरल पोजीशन पर ही जाऊं। और नेचुरल पोजीशन पे जाने के चक्कर में क्या होता है, इसका ये बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है एक्सटेंशन के चक्कर में। फिर वो जो होता है हमारा, अगर हमने इसको फोर्स लगा के छोड़ दिया तो ये क्या करेगी, ये इधर आ जाएगी। इमेजिन करने का ट्राई करो बच्चों, इमेजिन करने का ट्राई करो कि सोचिए ये इस पोजीशन पर आ गई, इस पोजीशन पर आ गई, मतलब ये अपने मीन पोजीशन पर आ गई। और मीन पोजीशन पर का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन का मतलब होता है कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो होगी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर मैक्सिमम रहेगी, मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी इधर कुछ आ जाएगी। इसके अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम मान लूं तो हमको पता है कि जो हमारी जो स्प्रिंग एनर्जी है वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। और हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वो कन्वर्ट होना चाहेगी किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। और जैसे ही स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट होगी तो ये इधर भी जो होगा ये कंप्रेस होने लग जाएगा। फिर वो ऑब्जर्व करेगी, फिर ये वापस से फिर ये हमारा जो होगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हमारा x1 इधर गया तो ये x1 इधर भी जाएगा। अगर ये आइडियल स्प्रिंग है और हमारा फ्रिक्शन नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, तो ये भी हमारा x1 इधर जाएगा
तो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा SHM परफॉर्म करने लग जाएगा। SHM परफॉर्म करने लग जाएगा विद एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, x1। वैसे ही कंप्रेशन के केस में भी सेम रहेगा बच्चों। फिर ये क्या करेगा, ये इधर आया है, कंप्रेस किया है, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे आएगा, फिर इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, फिर ये चाहेगा कि अपनी वेलोसिटी कन्वर्ट करना किसमें, स्प्रिंग फोर्स में। तो ये फिर से x2 इधर इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो x1 x2 करते करते ये हमारा जो होगा ये सिस्टम परफॉर्म करने लग जाएगा बच्चों। मोस्टली केस में जो हम स्प्रिंग देखते हैं अपने घरों में, उसके अंदर क्या रहता है, वो आइडियल नहीं रहती है। कुछ चीजें होती हैं उनके अंदर जो चीजें उनको क्या करती है, प्रॉपर SHM नहीं करते, उसको हम कहते हैं एक रेजोनेंस वो परफॉर्म कर देती है बच्चों। उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, पर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी हम आइडियल केस ही आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो होता है वो कैसे हमारा रहता है। कि अगर हमने L डिस्टेंस उसको हमने वो किया, मतलब उसको स्ट्रेच किया या इलोंगेट किया, तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो होता है हमारा -KL। क्यों KL माइनस क्यों आता है बच्चों, क्योंकि अगर तुमने उसको कर दिया है इस तरफ, तो ये क्या चाहेगा स्प्रिंग हमारा, ये माइनस फोर्स लगाएगा ना बच्चों, ताकि ये क्या चाहेगा, ये तो नहीं चाहेगा ना कि भाई मेरे में कुछ एनर्जी रहे, ये चाहेगा जैसे कि तुमने अपनी नॉर्मल स्प्रिंग के अंदर देखते होगे, तो माइनस का मतलब होता है कि वो अपोजिट फोर्स लगाएगा अगर तुमने कुछ फोर्स लगाई है इधर। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग भी हम पढ़ते हैं बच्चों, कि ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग होती है बच्चों हमारी 2π√m/k, और हमको पता है कि 1/t क्या होता है बच्चों, हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, और v का मतलब तुम इधर वेलोसिटी मत समझ लेना, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारा 1/t, और ये है हमारा बच्चों, ये क्या है बच्चों हमारा 1/ω। तो ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से ओमेगा आ जाएगा √k/m, जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखा था, वैसे ही वो सेम टू सेम है। और अगर मान लीजिए अगर स्प्रिंग का कुछ मास है, वैसे तो मोस्टली केस में आइडियल रहता है, तो हमारा जो ऐसे चेंज होगा वो कैसे वेरी करेगा, वो हमारा टाइम पीरियड चेंज करेगा ms/3 के रिस्पेक्ट में, वो हमारा चेंज कर जाएगा बच्चों। मोस्टली तुमको ये मैं तुमको नहीं बोलूंगा कि ये याद करो, पर तुमको ये याद होना ही चाहिए बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं और आगे। अगर अभी हम देखते हैं, अगर हमने क्या किया, दो हमारा या पास हमारा मास 1 और मास m2 है, फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा, और अगर हमने उनको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो और हमने उनको क्या किया, इसको डायरेक्शन में कुछ भी मतलब हमने डिस्प्लेस किया, इसको कंप्रेस किया दोनों तरफ से, तो उसका टाइम पीरियड कैसे हम लिखते हैं, रिड्यूस मास के उसके हम उसमें फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 2π√μ/k, और म्यू की वैल्यू हम कैसे डिनोट करते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 से हम उसको डिनोट करते हैं बच्चों। कि हमने क्या करा, इसका हमने रिड्यूस मास कर लिया बच्चों, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो हमारी जो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2π√μ/k, मतलब 2π√m1 m2 अपॉन k इंटू m1 प्लस m2 बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम कि जब हमारी स्प्रिंग जो होती है वो सीरीज में होती है, तो उसका जो फोर्स कांस्टेंट होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, वो कैसे डिपेंड करता है बच्चों। अभी देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने का, थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई कीजिए कि अगर मान लीजिए ये k1 है और ये k2 है, जैसे कि मैं तुम्हें कि इसका इक्विवेलेंट कैसे, तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, इसलिए मैं तुमको थोड़ा समझा देता हूं कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, एक है हमारे पास स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग इससे अटैच है, इसका है k1, इसका है k2, और हमारा ब्लॉक है इधर लाई कर रहा है बच्चों। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि जो हमारी टोटल जो होगी ना, टोटल इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट क्या होगी, वो हम कैसे निकालेंगे। वो हम तुमको ऐसे दिख रहा होगा कि अगर ये थोड़ी सी इलोंगेट हो जाए, ये चाहती है, इसके मतलब जो अगर मास हमारा है ये चाह रहा है कि इलोंगेट हो जाए और ये भी इलोंगेट हो जाए, तो हमारा क्या रहेगा, ये दोनों चाहते हैं इलोंगेट होना,
क्योंकि ये दोनों पे मास लगा हुआ है, और दोनों पे मास लगा हुआ है तो तुम इक्विवेलेंट हम कैसे लिखते हैं, जैसे सीरीज पैरेलल के अंदर हम लिखते थे रेजिस्टेंस के अंदर, वैसे ही इसके अंदर अपोजिट होता है बच्चों। तो इसके अंदर सीरीज के अंदर हम क्या लिखते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। इससे क्या होता है, हमारा नेट जो होता है k वो हो जाता है कम, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझने की ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए अगर दो स्प्रिंग है हमारी सीरीज में लगी हुई है, ये सीरीज का मतलब कि एक ही लाइन में ये लगी हुई है, तो हमारा जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चाहेगा, वो दोनों इलोंगेट करना चाहेगा, उनकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, क्योंकि इसमें भी एनर्जी कुछ रहेगी, इसमें भी एनर्जी कुछ रहेगी, तो जो होगा हमारा ब्लॉक जो होगा वो कम, मतलब कम फोर्स कांस्टेंट उसको चाहिए रहेगा बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा KS इक्विवेलेंट, जब हमारी सीरीज में रहेगी वो हो जाएगी हमारी 1/k1 प्लस 1/k2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k1 k2 अपन में k1 प्लस k2, और टाइम पीरियड की वैल्यू हमको पता है ये 2π/m/k होती है। k इक्विवेलेंट हम इस से निकाल के इसको अंदर हम सीरीज की टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं बच्चों। सिमिलरली अभी इसमें देखिए बच्चों, इसके अंदर फोर्स लग रहा है, तो क्या चाहता है k1 k2, क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों ही नहीं चाह रहे हैं अभी इलोंगेट होना, कि ये चाह रहा है कि एक तो इधर भी फोर्स लगेगा, एक इधर भी लगेगा, इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो होगा इक्विवेलेंट जो होगा वो ऐड होगा बच्चों। मतलब ये अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई ना हमारी स्प्रिंग, अगर मैं 10 स्प्रिंग लगा दूं, वो स्प्रिंग जो होगी हमारी वो स्ट्रॉन्ग हो गई, मतलब उसका जो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक और लगा दी, तो क्या होगा, ये ब्लॉक थोड़ा सा ही डिस्प्लेस होगा यहाँ से, पर उसके केस के अंदर, सीरीज के केस के अंदर वो डिस्प्ले ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो इसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा ऐड, तो k इक्विवेलेंट हम लिखेंगे k1 प्लस k2। ये थोड़ा सोचने की ट्राई कीजिए बच्चों। देखिए मास है हमारा, मान लीजिए मास है हमारा, और हमको क्या चाहते हैं, हम इसको डिस्प्लेस ही तो करना चाहते हैं ना, फोर्स कांस्टेंट उसी जगह निकाल देते हैं हम, कि इसको हम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि भाई इसको दोनों को डिस्प्लेस करना है, दोनों के लिए इसको फोर्स लगाना है अलग अलग, तो हमारा k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2। और अगर हमारी तीसरी भी पैरेलल में लगी रहती है इसके, अगर इसको मैं k3 मान लो, तो हमारी जो होगी प्लस k3 भी इसके अंदर फोर्स जो होगी स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगी वो हो जाएगी हमारी ऐड। और वैसे ही हमने क्या लिखा है, kp जो होती है पैरेलल के अंदर k1 प्लस k2, उसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, जो रेजिस्टेंस के अंदर हमको सीरीज और पैरेलल के अंदर करना था वो हमारा उल्टा होगा इसके अंदर। तो चलिए बच्चों इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम करेंगे बहुत फास्ट से, क्योंकि तुमने सारे जो कंसेप्ट होते हैं, तुमने जो सीखा है, काफी कुछ तुमने सीख लिया है, तुम्हें अभी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों हमसे ये क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू 3 cos pi - 4 - 2 ओमेगा t। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज, हमसे पूछा है कि जो मोशन है पार्टिकल का वो क्या होगा। अभी बच्चों ये बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होगा ही है, क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर एम्पलीट्यूड हम मान लेंगे, और कोस ओमेगा टी माइनस फाइव हमको पता था कि ए, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को भी हम लिखते थे, और फाइव से हमको डिफरेंस से हमको पता नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो कोर्स में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि फाइव की वैल्यू हमारी अगर मान लीजिए कुछ है तो वो कोर्स में भी चेंज हो जाएगी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको पता है कि ये हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो बच्चों इसके अंदर नॉन पीरियोडिक तो होगा नहीं, इसका ऑप्शन मतलब गलत, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोनिक मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ये परफॉर्म करेगा ही करेगा। और हमको ये पता है कि अगर मैं ये लिख दूं a cos ओमेगा टी माइनस फाइव, ये मैं लिख सकता हूं बच्चों। अगर मैं देखूं तो a हमारा है 3, ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी, और फाइव हमारा हो जाएगा π/4। तो बच्चों यहां से क्या पता लग रहा है, ओमेगा t1 में इसको मान लूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा 2 ओमेगा, और t ओमेगा को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, t होता था हमारा 2π/ओमेगा। तो हमको क्या पता लग रहा है बच्चों यहां से कि जो हमारा टाइम पीरियड जो है वो हो रहा है ओमेगा टी।
2 ओमेगा टी, ये मैं लिख दूं तो हमारी यहां से क्या आ रहा है बच्चों, टाइम पीरियड जो हो रहा है हमारा वो हो रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों, सॉरी वो हो रहा है बच्चों हमारा T1, सॉरी इसको T1 नहीं लिखते हैं हम लिखेंगे जो हमको आंसर में दिया गया है कि 2 ओमेगा T1 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये होती है हमारी इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो ओमेगा से हो जाएगा कैंसिल, तो टी हमारी आ जाएगी बच्चों T/2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, क्योंकि हमारा जो होता था 2 पाई बाई ओमेगा होता था तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये हमने लिखा है इसके फॉर्म में से, इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि फॉर्मूले में हमको बस क्या पूछा है, हमको बस पूछा गया है उसका टाइम पीरियड बच्चों। तो हमको पता है कि ओमेगा डैश जो हो रहा है वो आ रहा है हमारा 2 ओमेगा, क्योंकि हम दोनों अगर इस दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया था, उस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जो है हमने इक्वेट किया, और ओमेगा टी जो आ रहा है हमारा आ रहा था, तो ओमेगा डैश अगर मैं मान लूं उसको तो वो आ जाएगा हमारा 2 ओमेगा और टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी ओमेगा बाय पाई बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ऑफ अ कॉलम इन अ यू ट्यूब इज, कह रहा है कि लिक्विड कॉलम अगर किसी यूट्यूब में हमने डाला हुआ है तो वो कैसे डिपेंड करेगा। तो बच्चों हमने क्या देखा था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हमने देखा था, एल बाई जी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ओपन में एक्सीलरेशन, इसके अंदर हमको क्या पता लग रहा है कि ये बस हाइट और एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें देखिए पीरियडिक बट नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉन पीरियडिक होगा उसके अंदर, क्यों होगा भाई, अगर हम आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं, अगर हमने इसको फोर्स के कुछ नीचे कर दिया इसको, तो अपनी रिस्टोरिंग फोर्स तो ये वापस लेगा ही लेगा, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो मूव करेगा ही करेगा बच्चों। तो सी ऑप्शन पढ़ते हैं, सी ऑप्शन बता रहा है कि हमको कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा बट इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ये सही बोल रहा है बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें हमने जैसे इसके अंदर अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसके अंदर हमने क्या बोला हुआ है, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी जो होता है हमारा वो होता है टाइम पीरियड जब वो लिक्विड के अंदर हो, कि जितना उसने हमने डिस्प्लेस किया। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं, द रिलेशन बिटवीन द एक्सीलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 पार्टिकल आर गिवन बिलो, विच वन ऑफ द पार्टिकल इज एग्जिस्टिंग सिंपल हार्मोनिक, मतलब कौन सा जो है हमारा 4 पार्टिकल का हमको जो है क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन की हमको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट के टर्म के अंदर इक्वेशन रिलेशन दिया गया है हमको। तो बच्चों हमने पहले ही देखा था कि F इज टू एम में इज इक्वल्स टू क्या था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने देखा था तो हमारा जो A था ना वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था बच्चों, वो आ रहा था x के प्रोपोर्शनल, तो इसके अंदर से ऑप्शन होगा बस हमारा A, ना तो हमारा 2 डिग्री का x का होना चाहिए, ना हमारा ये भी 2 डिग्री सॉरी माइनस होना चाहिए, सॉरी माइनस नहीं हो, सॉरी माइनस आना चाहिए बच्चों, तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। हमारा प्लस नहीं होना चाहिए हमको पता है, और हमारा जो होते हैं इन दोनों को तो पहले ही गोली मार दो, क्योंकि ये हमारा जो है क्या दे रहा है वो स्क्वायर के अंदर दे रहा है, और हमारा ax जो है वो है प्लस का साइन दे रहा है, और प्लस हमारा होता नहीं था बच्चों, हमने जो पढ़ा था उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सिर्फ ओनली डी, ax इक्वल्स टू -2x। इसका सॉल्यूशन देखें तो हमको पता है कि a प्रोपोर्शनल होता है -y और x के प्रोपोर्शनल होता है, y हैज टू बी लीनियर, लीनियर तो होना ही चाहिए बच्चों, हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमसे क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 7 mm एज 4.4, दैट टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज। तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको एम्पलीट्यूड गिवन है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सिक्यूटिंग, और मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती थी बच्चों, ए ओमेगा। ए ओमेगा हमको पता है v इक्वल्स टू ए ओमेगा, ओमेगा से हम करेंगे टी के अंदर कन्वर्ट, टी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी होती है v इक्वल्स टू ए ओमेगा, जिसके अंदर हमने इक्वेट किया 4.4 इंटू हमको दिया गया सॉरी
7×10⁻10 हमको करेंगे इक्वेट, तो इससे हमारी आ जाएगी t की वैल्यू बच्चों। हमने क्या किया है, इसको v इक्वल्स टू हमको v दिया है, हमको कितना दिया है, सॉरी v दिया है हमको 4.4, v दिया है हमको 4.4 और हमारा इसको हम इक्वेट करेंगे तो 7×10⁻9 2π/t, यहाँ से हमारा बस t की वैल्यू बचेगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बच्चों हमारा स्प्रिंग का एक क्वेश्चन है, जिसको हमने क्या किया है, कट कर दिया गया है इस वाले रेशो में, 2 और 3 के रेशो में। तो हमसे पूछा गया कि ए का स्प्रिंग का जो होगा कांस्टेंट वो क्या होगा बच्चों। तो कुछ नहीं बच्चों, हमको पता है जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो हो जाएगी सेम, हमको पता है लेंथ चेंज नहीं होती है, तो उसको हम इक्वेट करेंगे तो उससे हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। हमको पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल क्यों होती है बच्चों, मान लीजिए कि अगर एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, ये सीरीज में तो लग गया ना, जैसे ही इनको तुम ऐसे मतलब पार्ट्स में इसको डिवाइड करते रहोगे तो इसका जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट वो होगा, वो बढ़ता जाएगा। और हमको पता है के ए इंटू एल इक्वल्स टू के बी इंटू एल भी होता है, और के ए की वैल्यू हम यहाँ से हम इक्वेट करके हम निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 5/2 के हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अभी करते हैं 6th क्वेश्चन। अ सिल्वर एटम, पढ़ते हैं इसको। अ सिल्वर एटम इन अ सॉलिड ऑसिलेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सम डायरेक्शन विद द फ्रीक्वेंसी। हमको फ्रीक्वेंसी दी गई है बच्चों। व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड कनेक्टिंग वन एटम विद द अदर। टेक मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एवोगाड्रो नंबर हमको गिवन है बच्चों। तो हमसे क्या पूछा है, फोर्स कांस्टेंट हमसे पूछा गया। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमको पता है कि टाइम पीरियड होता है हमारा 2π/m/k, t को हम लिख सकते हैं 1/v। तो k की वैल्यू हमको निकालनी है, बस स्प्रिंग कांस्टेंट होता है हमारा, सीधा यही। और स्प्रिंग कांस्टेंट हमको क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है बच्चों। फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हम कैसे इक्वेट करेंगे इसको, 4π² v²n/m से इसकी वैल्यू हम k की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि हमको v की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अभी देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट k1 and k2 आर कनेक्टेड टू द मास ms on the frequency of the oscillation of the mass is v। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ मास एक v हमारी है, और if the both k1 k2 are made 4 times their original value and the frequency of the oscillation become। कह रहा है कि पहले तो ये हमारे पास ये था, इसको हमने ऑसिलेट कराया तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी v, मतलब इनिशियल थी हमारी v, और हमने क्या किया, जो हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट है हमने क्या कर दिया, उसको 4 टाइम्स जो है बढ़ा दिया। तो हमको पता है 2/m/k जो होता है उनको हमारा अंडर रूट होता है हमारा टाइम पीरियड का जो रहता है, कि अगर मैं इसको बोलूं तो हमको तो ये पता ही है, ये 1/k के प्रोपोर्शनल होता है, और k को हमने बढ़ा दिया 4 टाइम्स तो k1 + k2। अभी ये बच्चों इसके अंदर ये ध्यान देना, ये सीरीज में ये पैरेलल में, ये सीरीज में ये पैरेलल में, ये समझने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए ये जो है हमारा सिस्टम जो है ये हमारा है पैरेलल बच्चों। पैरेलल क्यों हुआ, ये हमारा क्यों हो गया, क्योंकि अगर तुम इसको इधर फोर्स लगाओगे, इसको अगर डिस्प्लेस कराओगे तो क्या होगा, इसके अंदर भी रिस्टोर फोर्स लगेगा, इसके अंदर भी लगेगा, तो क्या करेगा, ये दोनों अपोज कर रहे हैं इसलिए वो पैरेलल में आ जाएगा। थोड़ा इसको इमेजिन करने का ट्राई करोगे तो ये हमारा जो सिस्टम है ये इसके पैरेलल में, ये सीरीज में नहीं लगा है, माना कि ये एक ही लाइन में है पर ये पैरेलल में है बच्चों, क्योंकि हमारा जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका भी ये स्प्रिंग अगर मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्लेस किया इधर और इसको भी डिस्प्लेस किया इधर, तो इसमें भी फोर्स आ जाएगा, इसमें भी कुछ एनर्जी आ जाएगी, इसके अंदर भी कुछ एनर्जी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। इसी चक्कर में ये हमारा जो होगा के जो होगा हमारा रहेगा k1 + k2 होगा बच्चों। इसके अंदर अगर हम नेट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लिखूं तो इसके अंदर जो होगा हमारा k1 + k2 होगा, और टाइम पीरियड की वैल्यू होती है हमारी √1/k, और 1/v अगर मैं मांगू, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको बतानी है, तो 1/v हो जाएगा 1/√k के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और 4 टाइम्स अगर बढ़ा है तो 2 टाइम्स क्या होगा, ये 2 हमारा आ जाएगा बाहर, तो मतलब क्या होगा हमारा 2v हो जाएगा बच्चों हमारा। तो जैसे देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या क्या कहता है कि v को हम लिख सकते हैं अपन में, क्योंकि हमारा ये सीरीज के अंदर हम इसको अगर तुम थोड़ा सा इमेजिन करो तो बच्चों तुमको समझ में आएगा कि ये पैरेलल में क्यों है, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है। और 4 टाइम्स क्या करेंगे, तो 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा जो होगा यहाँ से 4
इसको स्क्वायर रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा बच्चों। अभी देखते हैं एक क्वेश्चन और। द टू सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली आर बोथ गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। द शॉर्टर पेंडुलम हैज कंप्लीट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू। ये कह रहा है कि दो हमारे पास स्मॉल पेंडुलम है जिसका हमको लेंथ गिवन है, तो हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताने हैं बच्चों उनके कंपैरिजन में। तो इसके हमको पता है अंडर रूट एल बाई जी के एल जो होता है हमारा उस पर प्रोपोर्शनली करेगा, बाकी क्या करेगा फिर ये, अगर हम जो सॉल्यूशन देखें ये सॉल्यूशन तुम देखो, हमको पता है कि ये जो होगा हमारा, अगर मैं T1 बाई T2 कर दूं, अंडर रूट एल बाई जी होता है हमारा L1 बाई L2, इसको मैं कर दूंगा बच्चों, तो ये हमारा जो 1 होगा इधर 1 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 1/2। T1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑसिलेशन के बराबर। तो बच्चों ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।